नमस्कार मित्रों, मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास जो कि हमारे मौलिक अधिकारों की अंतिम क्लास होगी, उसके संबंध में जो मौलिक अधिकार से संबंध में जो कुछ अन्य अनुच्छेद बचे हुए थे, अन्य अधिकार बचे हुए थे, उसके संबंध में चर्चा करने के लिए मैं आपके समक्ष आज उपस्थित हुआ हूँ। मौलिक अधिकार की पिछली 2 या 3 क्लासें जो मैंने ली हैं, उसमें मैंने आपको सबसे पहले समानता के अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इन सब के संबंध में मैंने आपसे चर्चा की थी। उसी क्रम में आज जो शेष भाग बचे हैं, मैंने आपको अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 28 तक के प्रावधानों के विषय में पिछली क्लासों में बता दिया था। उसके आगे के जो अभी अनुच्छेद और महत्वपूर्ण फैक्ट जहाँ से एग्जामिनर प्रश्न उठाता है, जो बचे हुए हैं, उसके संबंध में मैं चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो आज मैं सबसे पहले आपसे बात करूँगा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार की। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 व 30 में दिए गए हैं, इसमें खासकर ये अल्पसंख्यक समुदाय के विषय में बात की गई है। और हाँ, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, जानने वाली बात ये है कि यहाँ पे सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यक की बात न करते हुए, यहाँ पे धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यक दोनों को शामिल किया गया है। और यहाँ एक और बात, जैसे यहाँ पे अल्पसंख्यक लिखा है, तो यहाँ जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, यहाँ अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई, सिख एवं पारसी, इन सबको अल्पसंख्यक की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो इस क्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 29 की। अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अगर आपसे सीधे प्रश्न, कई बार इस तरीके का सीधा प्रश्न बन जाता है कि अनुच्छेद 29 में किस बात का प्रावधान किया गया है, तो वहां आपको ऑप्शन में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण दिया होगा, तो आपको वो विकल्प चुन लेना होगा। लेकिन जो ये प्रावधान इसमें दिया गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, इसके संबंध में मैं आपको विस्तृत बता रहा हूँ। इसमें बात कही गई कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। कहने का मतलब, चाहे वह भाषाई अल्पसंख्यक हो या धार्मिक अल्पसंख्यक हो, उनको अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत दिया गया है। इसके बाद देखिए, हाँ, यहाँ पे मैंने आपको जो सबसे ऊपर ही बता दिया था, उसके विषय में लिखा गया कि धार्मिक के साथ-साथ भाषाई अल्पसंख्यकों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 29 के तहत बात सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यक की न करते हुए, तो धार्मिक के साथ-साथ भाषाई अल्पसंख्यकों को भी सुरक्षा अनुच्छेद 29 के तहत प्रदान की गई है। उसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 30 की। अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया? शिक्षा संस्थानों की स्थापना व प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्गों को इस बात का अधिकार होगा कि वह अपने शिक्षण कार्यों के लिए कोई शिक्षण संस्थान की स्थापना करने के लिए वो स्वतंत्र होंगे, व उस शिक्षण संस्थान पर प्रशासन करने के अधिकार के लिए भी वो स्वतंत्र होंगे। इस पर किसी प्रकार से कोई रोक-टोक नहीं होगी। जैसे कि इसका एक उदाहरण है कि मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा, मुस्लिम समुदाय में जो मदरसों में शिक्षा दी जाती है, उसका आधार अनुच्छेद 30 ही है। कहने का मतलब, अनुच्छेद 30 के तहत जो प्रावधान दिया गया है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना व प्रशासन के संबंध में अल्पसंख्यक वर्गों को जो अधिकार दिया गया है, उसी का उदाहरण है मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 29 व 30 के संबंध में बात की गई थी, उसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते थे, मैंने आपको बता दिए। उसके बाद 30 के बाद आता है अनुच्छेद 31, जो कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों से अलग है। अनुच्छेद 31 में मैंने आपको पहले भी कई क्लासों में और कई बार इस बात का ज़िक्र किया है अनुच्छेद 31 के संबंध में, कि इसमें संपत्ति के अधिकार की चर्चा की गई थी। अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार की चर्चा की गई थी, परंतु मैंने वहाँ आपको बताया था कि अब 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो इसी क्रम में आप याद रखिएगा कि अनुच्छेद 31 अगर कभी आपसे पूछ ले, तो उसमें बात संपत्ति के अधिकार की गई थी, लेकिन वर्तमान में इसके प्रावधान यहाँ से समाप्त कर अनुच्छेद 301 के तहत एक विधिक अधिकार की श्रेणी में संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। अच्छा, इसी क्रम में मैंने जब आपको स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ाया था, स्वतंत्रता के अधिकार में जब मैंने आपसे अनुच्छेद 19 की बात की थी, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 19 वन यफ के तहत संपत्ति संबंधी अधिकार थे, जिसको 44वें संविधान संशोधन से वहां से भी हटा दिया गया था। फिर बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो है,
मौलिक अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट अनुच्छेद 32 है। यहाँ से एग्जामिनर कई तरीके के प्रश्न उठाता है। अनुच्छेद 32 में बात की गई है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में किस बात का प्रावधान किया गया है? संवैधानिक उपचारों का प्रावधान। इसके संबंध कहने का मतलब ये है कि यहाँ से मौलिक अधिकारों को लागू करने की गारंटी, अगर मौलिक अधिकारों की लागू करने की गारंटी की बात कहीं से हमको मिलती है तो अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त होती है। इसके संबंध में आप याद रखिए डॉक्टर अंबेडकर ने, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, जिसमें संवैधानिक उपचारों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, उसको संविधान की आत्मा व हृदय बताया है। इसी क्रम में आपको याद होगा जब मैंने आपको प्रस्तावना पढ़ाई थी तो वहां पे मैंने कहा था कि वहां पे एक ऐसे किसने प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया था, तो वहां पे हमने आपको बताया था कि ठाकुरदास भार्गव के द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया था? प्रस्तावना को। जबकि अगर आपसे भीमराव अंबेडकर के द्वारा ऐसा पूछ लिया जाए कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का हृदय व आत्मा किसे कहा गया है, तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, जबकि अगर ठाकुरदास भार्गव द्वारा पूछा जाए तो ठाकुरदास भार्गव द्वारा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया। इसके संबंध में आगे बात की गई है कि यदि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट, कहने का मतलब यदि फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों का, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों की पुनः प्राप्ति की गारंटी देता है। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है और आप सहयोग के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आप अपनी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा है तो अगर आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों की पुनः प्राप्ति की गारंटी देता है। ये बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद 32 के तहत। यहाँ से एक तरीके का प्रश्न आपका और क्लियर हो गया कि हमारे मौलिक अधिकारों का गारंटर कौन है। अगर इस तरीके से एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछता है कि मौलिक अधिकारों का गारंटर कौन है, तो आपको याद रखना होगा मौलिक अधिकारों का गारंटर सुप्रीम कोर्ट होगा। इसमें बात यही, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को इस बात का अधिकार होगा कि मौलिक अधिकारों के हनन के संबंध में वह 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। यहाँ आपके लिए जानने योग्य एक और बात होगी कि आखिर जो ये रिट जारी की जाती है या कहाँ से ली गई, तो इन रिटों का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और जिसका ब्रिटेन के संविधान में अर्थ था विशेषाधिकार। क्या अर्थ था? विशेषाधिकार, जो वहां के महाराजा के द्वारा जारी किया जाता था। किसके द्वारा? वहां के जो महारानी या महाराज जो भी होते थे, जो राजा थे वहां के, उनके द्वारा जारी किया जाता था। लेकिन अब यहाँ अगर बात हम भारतीय संविधान की करें तो यहाँ न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। और इससे महत्वपूर्ण एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है और मैंने इसको मार्क भी किया है कि जो रिटें जारी की जाती हैं इसको क्या कहा जाता है? न्याय का झरना। अगर आपसे इस संबंध में प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिटें जारी, सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट भी अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट भी रिटें जारी करता है, तो अगर रिटों के संबंध में आपसे ये बात पूछी जाए कि न्याय का झरना किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि न्याय का झरना इन्हीं रिटों को जारी किया जाता है जो हमारे मौलिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा व अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट द्वारा जारी की जाती है। तो आपको याद रखना है कि इन रिटों के बारे में न्याय का झरना शब्द का प्रयोग किया गया है। न्याय का झरना शब्द का प्रयोग रिटों के संबंध में किया गया है। जो पहली रिट जारी की जाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहली रिट जो जारी की जाती है उसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अच्छा, एक बार मैंने यूपीएसआई की परीक्षा में देखा था कि इसके संबंध में सीधा एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि इंग्लिश में दे दिया गया था कि जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या हो गया? हैबियस कार्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में कहा जाता है हैबियस कार्पस। तो इस तरीके का प्रश्न एग्जाम में दिया गया था कि हैबियस कार्पस को क्या कहा जाता है, तो हिंदी में सीधे उसमें लिखा था बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो आपको इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद रखना कि बंदी प्रत्यक्षीकरण ये को इंग्लिश में हैबियस कार्पस कहा जाता है। अच्छा, इसमें किस बात का प्रावधान किया गया है? सबसे पहले जानिए कि इसे लैटिन भाषा से लिया गया है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हैबियस कार्पस, जिसका हिंदी में अर्थ बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, किस भाषा से
लिया गया है, तो आपको याद रखना है लैटिन भाषा से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। शरीर को प्रस्तुत किया जाएगा मतलब कि सशरीर प्रस्तुत करना, न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत करना। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश है जिसे दूसरे के द्वारा हिरासत में लिया गया हो। यदि किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, बंधक बना के रखा गया है, तब न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करके उस व्यक्ति को सशरीर अपने समक्ष प्रस्तुत करने के लिए इस रिट को जारी करता है। तो आप इस बात को याद रखिएगा। और इसके संबंध में बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण सार्वजनिक व्यक्ति, सार्वजनिक प्राधिकरण या निजी व्यक्तिगत या किसी निजी प्राधिकरण के खिलाफ भी जारी की जा सकती है। तो दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें परमादेश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैंडमस। परमादेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैंडमस। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं। मैंडमस अगर आपसे डायरेक्ट ये पूछ लिया जाए, परमादेश जिसको इंग्लिश में मैंडमस कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कहने का मतलब इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं। इसके संबंध में बात कही गई है कि यह एक नियंत्रण है जो सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है। यह एक ऐसा नियंत्रण है जो किसके खिलाफ? केवल सार्वजनिक। यहाँ पे याद रखिएगा, वो किसी की, जब मैंने आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में बताया, तो उसमें चाहे वो सार्वजनिक हो या व्यक्तिगत हो, सबके खिलाफ जारी की जा सकती है। लेकिन अगर परमादेश की बात की जाए तो यह एक नियंत्रण जो सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे उनके कार्यों को करने व नकारने के संबंध में पूछा जा सके। तो परमादेश है, तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि इसको जारी कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। यह जो परमादेश रिट है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है, जिससे उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में या कार्यों को नकार देने के बारे में पूछा जा सके। तो परमादेश से संबंधित जो फैक्ट बन सकते थे उसके संबंध में मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद बात हम करें प्रतिषेध की। प्रतिषेध को इंग्लिश में कहते हैं प्रोहिबिशन। को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोहिबिशन। और इसका अर्थ क्या है? रोकना। इसका अर्थ क्या है? रोकना। इसमें क्या कहा गया है कि इसे किसी हाई कोर्ट द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय, या हाई कोर्ट का मतलब किसी उच्च न्यायालय का मतलब ये नहीं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय हो गया, ऐसा मतलब नहीं है। या किसी अपर कोर्ट के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय, या किसी अपर कोर्ट के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरणों को अपने न्यायिक कार्यों को करने जो उनके न्याय क्षेत्र से उच्च है। बहुत महत्वपूर्ण समझने वाली बात है कि जो ये बात प्रतिषेध की गई कि जो प्रतिषेध, जिसको इंग्लिश में प्रोहिबिशन कहा गया है, इसके संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं कि कोई अपर कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों या प्राधिकरणों को ऐसे कार्य करने से रोकता है जो उनके द्वारा की जो उनके कहने का मतलब ये है कि ऐसे कार्यों को करने से रोकता है जो उनके अधिकार क्षेत्र से उच्च है, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। ऐसे कार्यों को रोकने के लिए कोई भी अपर कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए प्रोहिबिशन या प्रतिषेध नामक रिट जारी करता है। यह सिर्फ न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि प्रतिषेध को या तो न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के लिए ही जारी किया जा सकता है। जबकि मैंने ऊपर आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण में बताया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण सार्वजनिक या व्यक्तिगत किसी भी मामले में जारी की जा सकती है। अगर परमादेश की बात करें तो यह सार्वजनिक अधिकारियों के लिए जारी की जाती है, उनके खिलाफ जारी की जाती है। और जबकि बात हमने प्रतिषेध की तो यह केवल न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। अगर इसी क्रम में हम चौथी रिट की बात करें तो हम बात करेंगे उत्प्रेषण की। इसकी बात करें उत्प्रेषण की, थोड़ा इंग्लिश इसकी क्लिष्ट है, देखिएगा सर्टियोररी। इस उत्प्रेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्टियोररी। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। मैंने आपसे अभी बताया है कि कभी कभी एग्जाम में सीधे इस बात से प्रश्न पूछ लेगा आपसे कि उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो उसके संबंध में आप याद रखिएगा इसका अर्थ क्या है? प्रमाणित होना या सूचना देना। इसके विषय में कहा गया है यह एक हाईकोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को एक केस में पारित आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है। यहाँ भी जो हमने हाईकोर्ट लिखा, इसका मतलब यही कि अपर न्यायालय, एक ऐसे अपर न्यायालय के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरणों को इस बात के लिए इस रिट को जारी किया जाता है कि आपने किसी ऐसे केस में कोई निर्णय दे दिया है जो केस आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, उसको रद्द करने के विषय में यह रिट जारी की जाती है। तो उत्प्रेषण और प्रतिषेध में अंतर इस बात का है कि प्रतिषेध को जब जारी किया जाता है तो प्रतिषेध को जारी
तभी क्या मतलब प्रतिषेध उस समय जारी होती है कि जो कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय है, उसने अपना निर्णय नहीं दिया है पहले ही प्रतिषेध रिट जारी करके उनको रोक दिया जाता है। लेकिन जब उत्प्रेषण जारी किया जाता है, तो उत्प्रेषण कब जारी किया जाएगा? ये जब कोई अधीनस्थ न्यायालय या प्राधिकरण ने किसी केस में अपना निर्णय दे दिया है, उस निर्णय को रद्द करने के लिए क्योंकि जिस विषय पे उसने निर्णय दिया है, वह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, तो उसको रद्द करने के लिए उत्प्रेषण नामक रिट जारी की जाती है। मेरे हिसाब से आप उत्प्रेषण और प्रतिषेध का अंतर समझ गए होंगे। चूँकि प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों में लगभग समान बातें कही गई हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो प्रतिषेध है, इसमें निर्णय देने से पहले ही रोक दिया जाता है क्योंकि उसमें ये बात कही जाती है क्योंकि यह कार्य आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो निर्णय देने से पहले ही जब रोक दिया जाए, तो वह प्रतिषेध के अंदर आएगा। और यदि किसी मामले में निर्णय दे दिया गया है और अपर कोर्ट ने बाद में ये कहा कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, तो उस निर्णय को रद्द करने के संबंध में उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। फिर अगर हम 5वीं रिट की बात करें, तो अधिकार परीक्षा। 5वीं रिट की बात करें तो इसमें क्या अधिकार परीक्षा जिसको इंग्लिश में कहा जाता है को वारंटू। इसको आपको याद रखना है कि अधिकार परीक्षा को इंग्लिश में कहा जाता है को वारंटू। इसका अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ है प्राधिकृत या वारंट द्वारा। इसको याद रखना कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो प्राधिकृत या वारंट द्वारा। और अगर इंग्लिश में आपसे पूछ लिया जाए अधिकार परीक्षा, तो उसका इंग्लिश क्या हो जाएगी? को वारंटू। इसमें क्या कहा गया कि इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। अतः यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार को रोकता है। कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति, चाहे वह सार्वजनिक हो चाहे व्यक्तिगत बात की जा रही हो, अगर किसी कार्यालय में अपने अधिकार के बिना उस पे इस तरीके का कब्जा जमा लेता है, जैसे इसमें लिखा गया कि अवैध अनाधिकार को रोकता है, कि अगर आपके कार्यक्षेत्र में वह बात नहीं है, तो आप उस पे अवैध रूप से अधिकार नहीं कर सकते हैं। तो इसको रोकता है कौन? जो अधिकार परीक्षा रिट है, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी मैंने 5वीं रिट बताई है, वह इस तरीके के अवैध अनाधिकार को रोकने के संबंध में है। अच्छा, इसके संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि यह सिर्फ़ पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही इसकी माँग सिर्फ़ पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही नहीं की जा सकती। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई भी नागरिक इस रिट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है। इसमें यह शर्त नहीं है कि केवल पीड़ित व्यक्ति ही सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कोई अवैध रूप से किसी कार्य को कर रहा है या किसी कार्य में संलग्न है, वहाँ अपना अधिकार जमा रहा है, तो कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाकर अधिकार परीक्षा यानी कि को वारंटो रिट जारी करवा सकता है। फिर मैंने यहाँ नोट्स में एक बात लिखी, तो फिलहाल जो 5 रिटें सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती हैं, उसके संबंध में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगर आपको इतना तैयार है, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी पाँचों रिटों के संबंध में जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे, आप बहुत आसानी से उन प्रश्नों को बना पाएँगे। फिर हमने नोट में यहाँ पे लिखा कि अनुच्छेद 226, मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिटें जारी करने का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को रिटें जारी करने का अधिकार है। लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल फैक्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट 5 तरीके की रिट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट को इन 5 के अतिरिक्त एक छठी रिट, जिसको क्या कहा गया है, जिसको इंग्लिश में अगर बात की जाए तो इंजंक्शन, क्या कहा जाता है? इंजंक्शन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है अंतरिम राहत। इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? अंतरिम राहत जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट के पास होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन, थोड़ा अगर उच्च स्तरीय परीक्षाओं की बात की जाए, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि अनुच्छेद 32 में जारी सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिटों के मामले में हाई कोर्ट अनुच्छेद 26 द्वारा रिटों में किस प्रकार श्रेष्ठ है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको 6 रिटें जारी करने का अधिकार है, जबकि सुप्रीम कोर्ट को 5 रिटें जारी करने का अधिकार है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात सामने आती है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, वो अनुच्छेद 32 के तहत केवल मौलिक अधिकारों पर रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ-साथ अन्य अधिकारों पर भी 6 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। तो फिलहाल जो अनुच्छेद 32 से संबंधित, अनुच्छेद 226 से संबंधित हाई कोर्ट द्वारा जारी रिटों के संबंध में जो प्रावधान बन सकते थे, जो फैक्ट आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते थे, उनके संबंध में मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। फिर हम बात करेंगे अनुच्छेद 33। अक्सर ये अनुच्छेद 33, 34 और 35
अनुच्छेद 33, 34 और 35 हम पढ़ने में हमसे छूट जाते हैं, क्योंकि हम 32 तक विशेष ध्यान देते हैं, उसके बाद ये अनुच्छेद छूट जाते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ से भी क्वेश्चन उठे हैं परीक्षाओं में, इसलिए मैंने आपके लिए इन अनुच्छेदों को लिखा है और इनके संबंध में भी मैं आपको ऐसी जानकारी दे दूँगा कि यदि इन अनुच्छेदों से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं, तो आप बहुत आसानी से इन प्रश्नों को बना पाएँगे। तो अनुच्छेद 33 में कहा गया है कि सैन्य बल, रा, सीबीआई, आईबी के फंडामेंटल राइट्स को संसद सीमित कर सकती है। कहने का मतलब ये है सैन्य बल जैसे कि आर्मी, अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी या पुलिस फोर्स, रा रा जो आपकी रा हो गई, सीबीआई हो गई, आईबी हो गई, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक। तो इनके फंडामेंटल राइट्स को सीमित करने का अधिकार संसद के पास होगा। इनके फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों को सीमित करने का अधिकार संसद के पास होगा। अच्छा, ये क्यों सीमित किए जाते हैं? ताकि इनमें अनुशासन बना रहे, जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको स्वतंत्रता के अधिकार में बताया था कि नागरिकों को सभा करने का अधिकार, समिति बनाने का अधिकार, ये सारे अधिकार हैं। लेकिन इन बलों को, खासकर सैन्य बलों को या पुलिस को अगर बात की जाए, तो ना सभा करने का अधिकार होता है, ना किसी प्रकार का संगठन बनाने का अधिकार होता है। तो वो प्रावधान अनुच्छेद 33 के तहत किया गया है। फिर अनुच्छेद 34 में क्या कहा गया है? मार्शल लॉ के दौरान, सबसे पहले तो इस मार्शल लॉ का हमको अर्थ समझना होगा कि मार्शल लॉ यानी कि सैन्य कानून। अगर किसी क्षेत्र में सैन्य कानून लागू है, यानी कि सेना का कानून लागू है, तो संसद को इस बात का अधिकार होगा कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। अगर कहीं सैन्य कानून यानी कि मार्शल लॉ लागू है, तो संसद के द्वारा किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को वहाँ पर सीमित किया जा सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 35 में क्या बात कही गई है? अनुच्छेद 35 जो कि आपके मौलिक अधिकारों का सबसे अंतिम अनुच्छेद है, इसमें यह बात कही गई है कि यदि मौलिक अधिकारों के संबंध में कोई संशोधन करना है, तो इसका अधिकार संसद के पास होगा। याद रखिएगा, अगर मौलिक अधिकार में किसी प्रकार का संशोधन करना है, तो इसका अधिकार किसके पास होगा? संसद के पास होगा। तो फिलहाल पिछली 2-3 क्लासों में और आज की क्लास में मौलिक अधिकार से संबंधित जो भी फैक्ट आपकी परीक्षा में बन सकते थे, मैंने आपको सारे फैक्ट बता दिए हैं। अगर आपको मौलिक अधिकारों से संबंधित ये फैक्ट तैयार हैं, तो मेरे हिसाब से किसी भी परीक्षा में आपका कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। और जो ये आपको मैंने इन 5 रिट के विषय में जो बताया है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी इन 5 रिटों के संबंध में जो बात मैंने आपको बताई है, उनको आप याद रखिएगा और खासकर इन दोनों शब्दों को मिला के पढ़िएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों शब्दों को मिला के पढ़िएगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब हैबियस कार्पस, ताकि अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन इस बात का पूछ लिया जाए कि हैबियस कार्पस का अर्थ क्या होता है, तो आप वहाँ पे कन्फ्यूज ना हो और आपको याद रहे। तो इसी क्रम में आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करूँगा और कल से अब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी के संबंध में, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक हमको पढ़ने हैं, उसके संबंध में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शिक्षा पथ को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।